I'm Amit Varidikilor, and this is lecture number 33 of the Indian Polity series of the Study IQ. लेक्चर नंबर 32 में हमने सुप्रीम कोर्ट यानी यूनियन जुडिशरी जो है पार्ट 5 का उसको स्टार्ट किया हुआ है। उसी चैप्टर को आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम, पार्ट 2 ऑफ द सेम चैप्टर, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जो कि यूनियन जुडिशरी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। दो आई एम प्रीटी श्योर आप सबको इस समय सारी की सारी ये बात याद हो चुकी है, पर मैं सिर्फ और सिर्फ रिपीट के लिए, रिवीजन के लिए एक बार आपको याद दिला देता हूं कि हम इस समय कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 कर रहे हैं। पार्ट 5 5 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला यूनियन एग्जीक्यूटिव है, दूसरा पार्लियामेंट है, तीसरा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल नंबर 123 है सिर्फ और सिर्फ, और चौथा जो चैप्टर है पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो है यूनियन जुडिशरी, आर्टिकल नंबर 124 से लेके आर्टिकल नंबर 147 तक। पांचवा चैप्टर होता है कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव कर लिया है, हमने पार्लियामेंट कर लिया है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हमने स्पेसिफिकली अलग से डिस्कस नहीं किया है, हम उसको कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। हम इस समय यूनियन जुडिशरी कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट को बिगिन किया था, एंड द लेक्चर नंबर 33 में ये आज खत्म हो जाएगा। द बेस्ट थिंग अबाउट द टुडेज लेक्चर इज दैट कि वंस दिस लेक्चर इज ओवर यू विल एक्चुअली आस्क मी अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल बी कि सर जब इतना आसान था तो ये करवाने की क्या जरूरत थी? एब्सोल्युटली राइट, दिस इज सो इजी। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली अगर आप रीड भी करोगे, इट्स जस्ट एन आर्टिकल, देयर इज नथिंग स्पेशल इनटू दिस आर्टिकल, लेकिन फिर भी वी नीड टू कंप्लीट द चैप्टर्स, तो एज अ फॉर्मेलिटी हम इसको खत्म जरूर करेंगे। आज का हमारा एक टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और हमारी जो पुस्तक है वो उसमें 10 अलग अलग रीजन बताती है कि कैसे संविधान के अंदर और भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर हमने इंश्योर किया है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी हो। वो 10 अलग अलग सिस्टम, मतलब 10 अलग अलग जो पॉइंट है कि उनकी अपॉइंटमेंट इस प्रकार से की जाती है कि सब उसको किसी प्रकार का फियर या फेवर ना रहे जो जज हैं, उनका टेन्योर, उनकी सर्विस के जो कंडीशंस हैं, उनके जो खर्चे एक्सपेंसेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाते हैं, कंडक्ट, उनके कंडक्ट को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, बैन ऑन प्रैक्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो बाद में प्रैक्टिस नहीं कर, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो बाद में कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते एज ए एडवोकेट, कंटेम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ऑफ कंटेम्प्ट होती है, जो भी उनके साथ बदतमीजी करे, उनकी बेइज्जती करने की कोशिश करे, उनको वो खुद पनिशमेंट दे सकते हैं। स्टाफ, उनके पास फ्रीडम होती है अपना खुद का स्टाफ चुनने की। जुरिस्डिक्शन, उनका जो न्याय क्षेत्र है, जिस जिस चीज से संबंधित वो न्याय दे सकते हैं उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, जो जुडिशरी है, जो न्यायालय है, जो भी न्यायपालिका है, उसकी जो भी व्यवस्था है उसका एग्जीक्यूटिव के साथ सेपरेशन। ये इसलिए किया गया था क्योंकि अगर आप कभी हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं पर याद होगा हल्का फुल्का कि जो पहले जो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, आईएएस हुआ करते थे, इनके पास जुडिशियल पावर भी हुआ करती थी, राइट। ये रेवेन्यू में एग्जीक्यूटिव का भी काम करते थे, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर है, और साथ ही साथ इनके पास मैजिस्ट्रियल यानी कि न्याय देने की भी शक्ति हुआ करती थी। तो ये बाद में 1970 के बाद इन दोनों चीजों को कंप्लीटली सेपरेट किया गया। अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं तो आप न्याय से संबंधित कोई काम नहीं करेंगे, ये दोनों के दोनों सेपरेट, ताकि जो न्यायपालिका है, जो न्याय वाले जो भी न्याय से संबंधित, जस्टिस से संबंधित, जुडिशरी से संबंधित हो, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रह सके। इस वाले टॉपिक के अंदर हमारा एक भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि बस हमें पता रहे, जानकारी के लिए, इससे ज्यादा। एक इसके अलावा जो आज हम करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है हल्का सा, जिसका नाम है जुरिस्डिक्शन, यानी कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर फोकस रहेगा और किसी के ऊपर नहीं। उसका न्याय क्षेत्र क्या है, व्हाट इज द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, किन किन चीजों के बारे में वो अपनी जजमेंट दे सकती है, किन किन इश्यूज, केसेस को सुप्रीम कोर्ट हैंडल करती है, राइट। इसमें से है कुछ आसानी से प्रीलिम्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल सकते हैं, बट अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई न्यूएंस या कोई कंफ्यूज करने वाली चीज इसके अंदर है नहीं। सो दैट आप ये सवाल मुझसे पूछ सके कि सर अगर इतना ही आसान था तो फिर आपने करवाया क्यों। इस सवाल तक पहुंचने के लिए चलिए हम इसको जल्दी जल्दी से खत्म कर लेते हैं। द इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अब इसमें कोई बात नहीं है जानने योग्य, दिस इज एक्चुअली वेरी ऑब्वियस टू अस। भाई गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, समझे, जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया और लेजिस्लेशन हो गया, और ये बन जाता है पूरा का पूरा गवर्नमेंट, ठीक है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गवर्नमेंट इट इज। इन तीनों के बीच में एक पॉलिटिकल थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर्स की, कि सबके बीच में इनमें ना इनकी पावर्स सेपरेटेड होनी चाहिए। ये तीनों काम अगर आप देखोगे तो एक ही लोग किया करते थे। पहले जो राजा है वो जस्टिस भी दिया करता था, वही जज होता था, वही एग्जीक्यूटिव था और वही लॉ बनाता था। फिर
तो जो मोनार्की, टोटलिटेरियनिज्म, उन चीजों को हटाने के लिए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि इन पावर्स को सेपरेट कर लिया जाए। अगर आप देखोगे, हम जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर रहे थे तो उसमें जो पुराने गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, उनके पास ये तीनों शक्तियां एक साथ इकट्ठे हुआ करती थी। डेमोक्रेसी जैसे जैसे मॉडर्न डेमोक्रेसी डेवलप हुई, मैच्योर हुई, द पीपल रियलाइज कि ये तीनों की तीनों जो शक्तियां हैं अलग होनी चाहिए और एक दूसरे पर बैलेंस बना के रखे, चेक्स और बैलेंस का, कि एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसा काम ना कर सके जिससे लोगों को नुकसान हो, उसके लिए जुडिशरी खड़ी है। लेजिस्लेटिव कुछ ऐसा ना कर सके, उसके लिए जुडिशरी है। जुडिशरी ही बिल्कुल एकदम पावर करके लोगों को ऑपरेस ना करे, तो उसके लिए लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, कानून है। एक पूरा सिस्टम डेवलप किया गया। इस सिस्टम में यह इंश्योर किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि जुडिशरी की सबसे हाईएस्ट बॉडी है इंडिया के अंदर, उसकी इंडिपेंडेंस हो, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। 10 पॉइंट है एंड दे आर वेरी सिंपल ऑर्डिनरी। एक भी क्वेश्चन नहीं है इसमें प्रीलिम्स का, सिर्फ सुनने लायक बातें हैं डिस्कशन के लिए। सुप्रीम कोर्ट को हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल मिला है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल। इंडीड द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट माना जाता है इसको। इट इज द फेडरल कोर्ट, यानी कि सेंट्रल कोर्ट है। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, इससे ऊपर कोई अपील नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वही फाइनल न्याय है भारत के अंदर। इट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने लेक्चर नंबर 25 में एक क्वेश्चन किया था, Who is the custodian, guardian of the constitution, इस प्रकार से, जिसमें प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के दोनों जो वर्ड लिखे हुए थे। वो जब क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था उस साल बड़ा मेजर डिबेट और कंट्रोवर्सी हुई थी। कुछ इंस्टीट्यूट्स ने उसका आंसर प्रेसिडेंट बताया था और कुछ ने बताया था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द आंसर। हर जगह पर ये लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी, लक्ष्मीकांत में भी, कि गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। इसकी इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है सुप्रीम कोर्ट की। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनक्रोचमेंट, प्रेशर्स एंड इंटरफियरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर, ताकि ये न्याय कर सके बिना किसी फियर के या बिना किसी फेवर के लिए। अब ये इंडिपेंडेंस इंश्योर करने का तरीका क्या क्या है? क्योंकि हाउ डू यू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ एनी पर्सन? अगर आप अपने आप इंडिविजुअली सोचे, अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है लाइफ में, तो कैसे इंश्योर करेंगे? भाई देखिए, आप जब तक 18-20 साल के हैं तब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। व्हाई? बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स फॉर मनी। तो जब तक जॉब नहीं लग जाती, जब तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं हो जाती, यू आर नेवर इंडिपेंडेंट। यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को देते हैं, राइट? उसके बाद आप जब कुछ काम करने लगे या ना लगे, उसमें आपकी फैमिली किस प्रकार से इंटरवेंशन कर क्या क्या चीजें रोक सकती है, राइट? जैसे मम्मी किसी दिन तोरी बना देती है, अब तोरी को आप रोक सकते हो कि नहीं, तोरी नहीं बनेगी जीवन में, चाहे कुछ भी हो जाए घर में। तो यानी कि मम्मी के पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है तोरी बनाने की। परंतु जब आप 5 साल के थे या 12 साल के थे, तब उस समय करेला बनता था और घर में करेला ही बनता था और आपको करेला ही खाना पड़ता था, तब मम्मी के पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस थी। सुप्रीम कोर्ट को इसी प्रकार से ये जो इंडिपेंडेंस है चारों तरफ से, एग्जीक्यूटिव अपना काम करने की, अपनी फाइनेंशियल वाली देने का क्या क्या तरीका है, उसको हम देख रहे हैं अलग अलग पॉइंट में। सबसे पहले होता है अपॉइंटमेंट से संबंधित। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो भी मतलब है वो हमेशा कैबिनेट है, कैबिनेट ही अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट तो बेसिकली एक रबर स्टैंप लगे हुए हैं, उनको कहाँ भी रबर स्टैंप ही जाता है। इंडीड थोड़ा गलत किया है संविधान ने हमारे राष्ट्रपति जी के साथ। उनको अगर इतना बड़ा ओहदा दिया गया है कि वो हेड ऑफ द स्टेट है, तो कुछ पावर्स भी देनी चाहिए थी, परंतु नहीं, सारी की सारी लेकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दे दी हैं। वेल नेवरदलेस द पॉइंट इज दैट कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बट विद द कंसल्टेशन विद द मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ। जुडिशरी के कंसल्टेशन कंपल्सरी है, ये हम कल देख चुके हैं, कल के लेक्चर में, जिसको कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम कौन होता है भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज। ये लोग 5 लोग मिलकर एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि कौन से जज को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करना है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालता है, कोई फियर या फेवर नहीं कर सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या लेजिस्लेचर किसी को इस प्रकार का लालच नहीं दे सकता है कि हमारे लिए काम करोगे तो हम तुम्हें जज बना देंगे। क्यों? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जज तो बेसिकली खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सबसे सीनियर मोस्ट जज ही चुनते हैं, तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। इस प्रोविजन कंटेन्स द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज इंश्योर्स दैट द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स आर नॉट बेस्ड ऑन एनी पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन।
राइट। पॉलिटिकल कंसिडरेशन ले ही नहीं पाएगा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, क्योंकि लास्ट में जो डिसीजन है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी सीनियर मोस्ट जजेस का है कॉलेजियम के द्वारा। एक मतलब कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई इंफ्लुएंस नहीं है एज फार एज द अपॉइंटमेंट इज कंसर्न, इंडिपेंडेंट हो गया। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। भाई धमकी आपको इसी तरीके की तो मिलती है, आप जब अब अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कुछ भी करेंगे तो आपको जॉब से निकाला जा सकता है, ये आपको इनसिक्योरिटी देता है। तो यू एंश्योर कि यू डू नेवर एनीथिंग जो कि उस कंपनी के अगेंस्ट हो। सुप्रीम कोर्ट जजेस की छोटी कोई कंपनी नहीं है, वो देश के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए सिक्योरिटी ऑफ टेनोर दिया हुआ है। सिक्योरिटी, दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दो ग्राउंड मेंशन्ड है, प्रूवन मिसबिहेवियर, दूसरा इनकैपेसिटी। और जब पार्लियामेंट लिख के देगा प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का। मतलब कि कोशिश भी करो तो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। 1991 जो मैंने आपको कल केस डिस्कस किया था जस्टिस रामास्वामी का, भाई कोशिश की इंपीच करने की, प्रूवन मिसबिहेवियर भी था। अंकल ने पैसा ले लेके घर के अंदर खर्चा लगा के कूलर बाथरूम बड़े बना लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको हटाया नहीं गया। मतलब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। उसका फायदा यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज एक बार जब जज बन जाते हैं तो अब उनको डर नहीं लगता किसी भी चीज से। बोले कि जब मुझे कोई हटा ही नहीं सकता, मेरे अगेंस्ट कोई गलत स्टेप ले ही नहीं सकता, तो मैं जब भी डिसीजन दूंगा तो बिना किसी डर के इम्पार्शियल डिसीजन दूंगा, न्याय के बेसिस पर, लॉ के बेसिस पर। दिस मीन्स दे डू नॉट होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट दो दे आर अपॉइंटेड बाय हिम। ये इसको पकड़ो, ये प्रीलिम्स का पॉइंट रहा आपका हमारा सामने। हम बड़ी देर से सब शुरू से लेकर अब तक पढ़ते आए हैं दिस पोजीशन, इसमें स्टेज फॉर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम आप पूरी की पूरी किताब में पहली बार ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट दे डू नॉट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नहीं, ये है कि नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन रिमूव्ड सो फार। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जो लीगल टाइप का जो कॉन्सेप्ट है डज नॉट अप्लाई टू सुप्रीम कोर्ट जज। वो अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, परंतु उनको हटाने का जो प्लेजर है, जुडिशरी को खुद बराबर का स्पेस मिला हुआ है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बराबर। प्रेसिडेंट जो है वो एक्चुअली में लेजिस्लेचर का पार्ट है, राइट। पार्लियामेंट का पार्ट है प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, और उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव की कमांड्स पर, एग्जीक्यूटिव की एडवाइस पर काम करते हैं, राइट। तो वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट हुए प्रेसिडेंट। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है हमारे देश के प्रेसिडेंट जो है। इसी प्रकार से जुडिशरी का खुद का इंडिपेंडेंट स्पेस है, राइट। तो उनको हटाने के लिए जो प्लेजर के बेसिस पर नहीं चल सकता है, वरना तो इंडिपेंडेंस पे खतरा हो जाएगा। तीसरा, फिक्स सर्विस कंडीशन। एक बार जब जज बने हो, सुप्रीम कोर्ट का जज जो जिस समय बनता है उस समय जो उसकी सैलरी, अलावेंस, प्रिविलेज, लीव, पेंशन होती है, उसको उसके रहते रहते उसके डिसएडवांटेज में नहीं किया जा सकता। सो फॉर एग्जांपल, इफ अगर किसी समय कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है और उसकी सैलरी है 2 लाख रुपया, ठीक है। अब जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा 2 लाख से कम नहीं हो सकती। ज्यादा करनी हो ऑल द वेलकम, ज्यादा के लिए किसी ने कभी मनाही नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं। दे कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। एक सिचुएशन जब फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, बस वो सिचुएशन है जिसके अंदर सैलरी के बीच में किसी प्रकार का कोई कम मतलब थोड़े से जो एक्सपेंसेस है कम किया जा सके। आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन होने की जरूरत भी नहीं है। द कंडीशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द ऑफिस। इंडिया में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, यानी लक्ष्मीकांत में जो जो चीज मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के रूप में, उसकी कभी भी सबके साथ ये अप्लाई होता है कि किसी भी चीज की कंडीशन ऑफ द सर्विसेज जो होती है ना, उसकी अपॉइंटमेंट के बाद उसके डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं हो सकती। पूरी सेंटेंस को सुनिए कि चीनी की चेंज नहीं हो सकती, इट कैन बी चेंज फॉर द बेटर। सैलरी बेटर कर दो और पर्क्स दे दो, 4-5 गाड़ियां एक्स्ट्रा दे दो, 2 बंगले दे दो, छुट्टी मनाने के लिए खर्चा दे दो, ये सब एक्स्ट्रा कर सकते हो तो ठीक है, कम मत कर देना जितना दिया था जब स्टार्ट में। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। जो भी चीफ जस्टिस हैं हमारे, जो भी जजेस हैं, सैलरीज, अलाउंस, पेंशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज होते हैं। कहने का क्या मतलब होता है, हर साल गवर्नमेंट क्या खर्चा करती है, क्या नहीं खर्चा करती है, ऑल दी एक्सपेंसेस जो होता है, बजट जो होता है, उस बजट को पार्लियामेंट में पास करना पड़ता है, यानी सबके सब उसके ऊपर वोट करते हैं। अब अगर किसी समय वो बजट पर वोट नहीं हो और वो जो बजट का जो मोशन है वो हार जाए, तो बेसिकली गवर्नमेंट गिर जाएगी, इसका मतलब कहने का मतलब ये है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं
उनका जो खर्चा होता है उसके ऊपर वोट कभी भी नहीं होती, वो सीधा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल के जाया जाता है। उनकी जो सैलरी होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है बिना वोटिंग के, यानी कोई पॉलिटिकल प्रेशर डाल के उसके अंदर किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं किए जा सकते। कंडक्ट ऑफ द जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स any discussion in parliament or in state legislature with respect to the conduct of the judges of the Supreme Court in the discharge of their duties except judges अपना काम कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं इसको पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा के अंदर डिस्कस नहीं किया जा सकता है, क्रिटिक नहीं किया जा सकता है, क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एक समय में जब किसी के इंपीचमेंट की बात चल रही हो, जब सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया जाए कि ये जज मिसबिहेव कर रहा है, तब उस समय तो डिस्कस करना जरूरी ही पड़ेगा कि भाई ये ऐसे ऐसे कर रहा है यार, इसलिए गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। बट उसके बिना कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोई भी बिहेवियर जो होता है या उनका कंडक्ट जो होता है उसको पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं किया जा सकता है कभी भी, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। इंडिपेंडेंस मिलती है इनको कुछ भी बिना डर के किसी भी तरीके, ताकि किसी चीज का पॉलिटिकल इश्यू ना बनाया जा सके। Ban on practice after retirement. The retired judges of the Supreme Court are prohibited from pleading or acting in any court or before any authority within the territory of India, ताकि they do not have any favor in the hope for a future of the favor। तो ना वो बेसिकली हमारे जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जो 34 जज हैं इस समय, दे हैव अ बैन ऑन द प्रैक्टिस। वो हमारे देश में किसी के आगे भी प्लीड नहीं कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जाके फिर दोबारा से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। ये ऐसा इसलिए किया जा सकता है कहीं फ्यूचर फेवर के लिए वो कुछ किसी को अभी प्रेजेंटली फेवर ना कर दे। राज्यसभा की सीट जरूर मिल सकती है, उसमें वो बेसिकली प्लीड नहीं करना पड़ता, उनको जज नहीं बनना पड़ता है। सो दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, अगर वो रिटायरमेंट हो जाए, उनका जब टेन्योर 65 साल का होता है तो खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको राज्यसभा की सीट जरूर मिल जाती है। ये हो सकता है कि उस समय ये जो फ्यूचर फेवर अगर राज्यसभा की सीट हो, देन ही माइट द चीफ जस्टिस और द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट माइट एक्चुअली गिव अ जजमेंट इन द फेवर of the respective individuals। पावर टू पनिश। पावर टू पनिश का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कंटेम्प्ट की। कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई बात अगर गलत बात करता है, कोई उनके बारे में गलत विचार रखता है, उनकी खुद क्रिटिसिज्म को की उनका अगर अननेसेसरी क्रिटिसिज्म किया जाए तो उसको खुद सुप्रीम कोर्ट ही पनिश कर सकता है। इट्स एक्शंस एंड डिसीजंस कैन नॉट बी क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय एनी बॉडी। दिस पावर इज वेस्टेड इन सुप्रीम कोर्ट टू मेंटेन इट्स अथॉरिटी, डिग्निटी एंड ऑनर। ये सरल बात है। कंटेम्प्ट के टॉपिक को हम अलग से डिस्कस करेंगे। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। सुप्रीम कोर्ट का जो स्टाफ होता है उसको स्वयं जुडिशरी ही अपॉइंट करने की फ्रीडम रखती है। सिंपल बात है। इस जुरिडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल। Parliament is not allowed to curtail the jurisdiction and the power of the Supreme Court। पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता है जो कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल कर दे, अगेन, बट ऐसा लॉ बना सकता है जो कि उसकी पावर्स को बढ़ा दे। ये आप एक जनरल इसके अंदर पैटर्न देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की कहीं पर पावर कम होती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कहीं पर पावर बढ़ती है तो सुप्रीम कोर्ट भी लाइक कि ओके फाइन, ओके लेट्स डू दैट, हाउ, व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली, टोटली, वी वर वेटिंग फॉर दैट। तो ये जनरल बात है। अगेन दिस एंश्योर्स कि बेसिकली उनको किसी प्रकार का प्रेशर ना दिया जा सके, राइट। भाई सपोज कीजिए कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है पर्टिकुलर, दो स्टेट के बीच में, दो राज्य सरकारों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो उसको सॉल्व करने की। दिस इज अ पावर, राइट। ये हर एक के पास नहीं होती है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कर सकती है, ये हाई कोर्ट नहीं कर सकती है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब पार्लियामेंट किसी दिन ये प्लान बनाए कि ये पावर हटा ली जाए सुप्रीम कोर्ट से, और पार्लियामेंट सोचे कि ये डिसीजन हम खुद लिया करेंगे जब स्टेट्स के बीच में दो डिस्प्यूट हो जाए। दे कैन नॉट डू इट। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसको पार्लियामेंट नहीं ले सकता है। ये सिंपल सी सरल सी बात है। However, if you need to extend it, the Supreme Court is always ready, no doubts about it। और लास्ट में separation from the executive, ठीक है। Constitution directs the state to take steps to separate the judiciary from the executive in the public services। इसका मतलब ये है कि executive authorities जो होती हैं, पुलिस हो गई, अपने सिविल सर्वेंट्स हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, they shall not possess judicial powers।
1970 से पहले ऐसे हुआ करता था। जो हमारे डीएम हुआ करते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको डीएम इसीलिए कहा जा सकता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके पास जुडिशियल पावर्स भी होती थी सर्टेन एस्पेक्ट्स में। उसको अब परमानेंटली हटा दिया गया है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बाद में पावर ऑफ सेपरेशन के लिए जो एग्जीक्यूटिव के लोग हैं उनके पास जुडिशरी की पावर नहीं रहती है। रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन केम टू एन एंड अराउंड 1970s। ठीक है, यही था। दिस वॉज इट एंड देयर इज नथिंग मोर टू इट। इसके अंदर कुछ समझने याद करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ये पूछा भी नहीं जाता है। इन ए वेरी वेरी वर्स्ट केस सिनेरियो आपसे कहीं पर यूपीएससी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि यूपीएससी विल नॉट टच दिस, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, परंतु किसी और एग्जाम में आपसे कहीं पे ऐसे टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाउ टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर द जुडिशरी इंडिपेंडेंस। तो उस समय आपको ये 4, 5, 10, 15 पॉइंट लिखने पड़ते हैं कि कैसे इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को इंश्योर किया जा सकता है। प्रीलिम्स में अगर ये क्वेश्चन कभी आएगा सो दे माइट गिव यू सेवरल पॉइंट्स कि ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं और फिर आपको चुनना होगा इसमें से कौन सा जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए चुना गया है। उसके बीच में वो शायद 2 ऐसे पॉइंट्स दे देंगे जिसका इंडिपेंडेंस से कोई लेना नहीं देना नहीं होगा, एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई हाउ दोज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ये जो पॉइंट है इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पास, जिसमें से आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। अगेन ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 4 या 5 क्वेश्चन है, नथिंग मच मोर इन दिस ऑल्सो। इट्स ए वेरी इजी टॉपिक। अगेन ये क्लास खत्म होते ही आप मुझे शायद मैसेज करके बोलोगे कि सर ये क्यों पढ़ाया, ये तो हम खुद पढ़ लेते। जुरिस्डिक्शन एंड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली में क्या क्या केसेस डिसाइड करती है, ये बात सोचने की बात है, समझना चाहिए हमें कि सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है। न्याय क्षेत्र की हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावरफुल कोर्ट है, इंडिया का सबसे पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ये सबसे पावरफुल पब्लिक बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हैज कन्फर्ड अ वेरी एक्सटेंसिव जुरिस्डिक्शन एंड वास्ट पावर्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट। इट इज नॉट ओनली ए फेडरल कोर्ट, सिर्फ सेंट्रल कोर्ट नहीं है ये, बट इट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ द अपील ऑल्सो। ठीक है, इसकी पावर के हम 8 हेडिंग के अंदर पढ़ सकते हैं। सबसे पहला ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा रिट ज्यूरिसडिक्शन, तीसरा एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन, चौथा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, पांचवा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, छठा पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू और सातवां कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और आठवां अदर पावर्स। अब देखिए क्या बात है, इसमें मैं बताता हूं इसके अंदर कंफ्यूजन क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं एक एक करके। द फर्स्ट वन इज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, यहां पर सिर्फ ये समझने वाली बात है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब वो कोर्ट जो कि केस डायरेक्टली ले सकती है, डायरेक्टली ले सकती है, मतलब कि ये जो 3 इश्यूज हैं इस पर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। कहने का मतलब है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इन केसेस को ले सकती है और कोई नहीं ले सकता, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। As a federal court, Supreme Court decides the disputes between different unit of Indian Federation. जैसे between center and one more states, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाएगा तो उसको कौन हैंडल कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। Between the center and any state or states on one side and one or more states on the other side. एक सेंटर है और 2-3 स्टेट उसके साइड है और फिर बाकी और 2-3 स्टेट दूसरी साइड है, ऐसा कोई डिस्प्यूट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, 2 राज्य सरकारों के बीच में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो गया, ये जो 3 सिचुएशन है, इन तीनों सिचुएशंस में सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है और एक्सक्लूसिव है। ओरिजिनल का मतलब कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे ये केस को लेकर, बीच में आपको किसी और कोर्ट के पास नहीं जाना है। एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अलावा इस देश में कोई और इन केसेस को सुन भी नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। एक्सक्लूसिव का मतलब नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड्स, एंड ओरिजिनल का मतलब द पावर टू हियर सच डिस्प्यूट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस, नॉट द वे ऑफ द अपील। तो ये जो शब्द है, टेक्निकल शब्द है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, इसका ये मतलब होता है कि सीधा केस को, पहले दिन ही केस को सुन लेना, अपील के द्वारा नहीं। आप जानते हैं कि केस किस प्रकार से काम करते हैं। पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, अगर आपको वहां पर नहीं पसंद आया, आपके ऊपर कोई जो केस था क्राइम का, उन्हें आपको कन्विक्शन दे दी, आपको लगता है गलत कन्विक्शन दे दी, तो आप इसकी अपील करेंगे हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में भी कन्विक्शन हो गई तो आप इसकी अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, राइट। इस प्रकार से अपील के द्वारा जाना पड़ता है। आपके क्रिमिनल जो केस होगा आपके ऊपर, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पर नहीं जा सकता है कभी भी, तो ऐसे अपील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। ये जो केस है सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर स्टेट प्लस वर्सेस स्टेट,
और स्टेट वर्सेस स्टेट के बीच में जो केस है, इसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, और एक्सक्लूसिव, और कोई ले भी नहीं सकता है। नाउ देयर आर सर्टेन इश्यूज, सर्टेन केसेस जिसमें ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई नहीं होती है। जैसे कि देखिए, अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी अग्रीमेंट कोवेनेंट ऐसी किसी सनद है, किसी ऐसी कोई सिचुएशन है, तो उसमें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी। कहने का मतलब है कि ये पहले हाई कोर्ट जजमेंट लेंगे, फिर अपील के द्वारा आप जाइए। अ डिस्प्यूट अराइजिंग ऑफ एनी ट्रीटी अग्रीमेंट एटसेट्रा विच स्पेसिफिकली प्रोवाइड दैट द सेड ज्यूरिसडिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू सच ए डिस्प्यूट। अगर किसी अग्रीमेंट में पहले से ही लिख दिया है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट पर जाके कहीं कुछ और करेंगे। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के आपने कई सारे केसेस सुनेंगे, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो वो सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में डिसीजन लेती है। लेकिन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होने का ये मतलब है कि पहले डायरेक्टली नहीं जाता है। इंटरस्टेट, अगर दो राज्य सरकारों के बीच में नदी को लेकर, नदी में जो पानी होता है उसके बीच में लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया, तो उसके लिए पहले इंटरस्टेट वाटर ट्रीटी बनाई गई है, इंटरस्टेट वाटर कमीशंस बनाए गए हैं, वो डिसीजन देते हैं। अगर स्टेट उनसे खुश नहीं है देन दे कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द वे ऑफ अपील। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाना। कहने का बस अब यही मतलब है कि दीज आर दी ऑप्शंस जो कि ऊपर तीनों जैसे साउंड करते हैं, पर इन आठों के अंदर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। यानी कि मैटर रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन, एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सेंटर। फॉर नाउ आई विल से लीव इट, इनके बारे में कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ये बस ये बताने के लिए था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा साउंड हो। इन तीनों को याद करो। यहां पर एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। इन तीनों सिचुएशंस में सुप्रीम कोर्ट के पास आप डायरेक्टली जा सकते हो, मोर इंपॉर्टेंटली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही जा सकते हो। सेकंड, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिखाइए कि 1961 में ऐसा कुछ हुआ था जब वेस्ट बंगाल ने केंद्र सरकार के अगेंस्ट ये केस फाइल कर दिया था सीधा सुप्रीम कोर्ट में। डोंट, उसको याद मत कीजिए, सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए है वो, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हो गया रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन हमें पहले से पता है, सुप्रीम कोर्ट को काम दिया गया है आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का, और उस प्रोटेक्शन के लिए टूल दिया गया है, टूल को कहते हैं रिट, ठीक है। ये जो रिट है, रिट ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल नंबर 32 में एक फंडामेंटल राइट है ये। द रिट इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। छठी फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32, जिसको B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है द हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट की एक न्याय क्षेत्र है रिट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि उनको रिट देने का अधिकार है। क्या होता है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, कुछ चाहिए ना, हाथ में तलवार तो चाहिए जिससे प्रोटेक्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू रिट्स, हिबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड द सर्टियोरारी, ताकि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करा सके। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव किसी दिन आपके फंडामेंटल राइट्स ना एनफोर्स करे, मान नहीं रहा है, तो उस चीज को एनफोर्स कराने की पावर को क्या कहते हैं, रिट ज्यूरिसडिक्शन, वो सुप्रीम कोर्ट की है। इन दिस रिगार्ड सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब यहां पर समझिए, यहां पर प्रीलिम्स का एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन छुपा हुआ है, ठीक है। ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, कहने का मतलब है कि इसके लिए आप सीधा फर्स्ट इंस्टेंस में ही सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, बट इट इज नॉट एक्सक्लूसिव। जरूरत पड़े तो आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो। इन द सेंस एन अग्रीव्ड सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, not necessarily by the way of appeal, but writ jurisdiction is not exclusive. Exclusive नहीं है, कहने का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर हाई कोर्ट पर भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट्स आर also empowered to issue writs. It means when the fundamental rights of citizens are violated, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाइए, और चाहें तो आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। दोनों सिचुएशन होगी, ठीक है। इसमें बस यही आइडेंटिफाई करना है ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव का। पहले वाली ओरिजिनल भी थी और एक्सक्लूसिव भी थी, ये ओरिजिनल है, एक्सक्लूसिव नहीं है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन विद रिगार्ड टू द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट, ठीक है। फर्स्ट केस में एक्सक्लूसिव है, सेकंड केस में इट इज कंकरेंट विद द हाई कोर्ट। तो दो कोर्ट्स हैं हमारे देश में जिनके पास रिट ज्यूरिसडिक्शन होती है, एक तो हाई कोर्ट के पास है और एक है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। मोर ओवर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट केस आर यूनिट ऑफ द फेडरेशन व्हाइल डिस्प्यूट यूजुअली अगेंस्ट दी सेंटर। तो पहले में अगर आप देखेंगे कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपको इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में, इंडिविजुअल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो आप फर्स्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फंडामेंटल राइट जो कि हमेशा एक इंडिविजुअल, स्टेट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही करता है, उस समय सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ।
एक्सक्लूसिव नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो। अच्छा, इन दोनों रिट के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो हाई कोर्ट की जो पावर है ना रिट ज्यूरिसडिक्शन की, वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। कैसे, मैं बताता हूं। देखो, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए ही सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करता है और किसी और चीज के लिए नहीं। हाई कोर्ट्स की जो रिट की पावर है वो थोड़ी सी अधिक है, ठीक है। उसको और कभी और कोई एग्जीक्यूटिव एक्शंस गलत हो रहे हो, किसी और काम नहीं हो रहे हो, तो भी उनके लिए भी वो रिट इशू करवा सकते हो आप, अगर हाई कोर्ट पर चले जाएंगे तो। अगेन, जब हाई कोर्ट आएगा तो इस पॉइंट को पूरा डिस्कस कर लेंगे। फॉर नाउ अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी जो कि प्रीलिम्स में पूछी जाएगी आपसे, कि सुप्रीम कोर्ट की रिट ज्यूरिसडिक्शन इज नैरोअर देन द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। यानी कि हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो वाइडर है, इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट। बट पार्लियामेंट कैन कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट को बढ़ा सकते हैं, हमने कुछ नहीं बढ़ाया आज तक। लेजिस्लेचर को वैसे ही पता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो नहीं देते हैं वो भी ले लेता है, वो उनकी पावर क्यों बढ़ाए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ेगी किसी दिन ज्यादा बड़ी पावर की, वो खुद ही डिक्लेयर कर देंगे कि हमें चाहिए तो विल टेक इट, नोबडी कैन स्टॉप देम। तो इसीलिए अभी उनके ऊपर कंफर्म नहीं की गई है, ठीक है। चलिए, द थर्ड वन इज एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपेलेट का मतलब होता है अपील के द्वारा, बार बार अपील के द्वारा जो पहुंच चुके हैं। फाइनल अपील बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट ओनली सक्सीडेड फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो रिप्लेस्ड द ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल। क्या है ये कंफ्यूजन, देखिए मैं बताता हूं। जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था तो उन्होंने फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश की थी, राइट। रिवाइज करते हैं इस चीज को हल्का सा, आपको किस प्रकार से पूरा पता होना चाहिए। भाई 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट एक्ट कलकत्ता बनाई गई है, ठीक है। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट बनी है मोर और लेस। इसके बाद जब तक ये क्या नाम है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था तब तक चलता रहता है। 1858 में ब्रिटिश राज स्टार्ट होता है और 1861 में एक कानून लाते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया का कानून। वो 3 हाई कोर्ट बनाते हैं, हाई कोर्ट एट कलकत्ता और हाई कोर्ट एट बॉम्बे एंड हाई कोर्ट एट मद्रास, ठीक है। ये चलता रहता है और 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है वो बनाते हैं फेडरल कोर्ट, ठीक है। तो 1773 से लेकर 1935 तक कलकत्ता बेसिकली सबसे ज्यादा सेंटर पे था एज फार एज द कोर्ट्स आर कंसर्न। ये फेडरल कोर्ट को शिफ्ट कर देते हैं दिल्ली के अंदर। ये फेडरल कोर्ट चलती है 1950 तक, 1950 तक। 1950 में जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, इस फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बना देते हैं, ये फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, फेडरल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में? 1935 में जो ये फेडरल कोर्ट बनाई थी ब्रिटिशर्स ने, ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील नहीं थी। ये जो डिसीजन देती थी इसके अगेंस्ट अपील कर सकते थे आप प्राइवी काउंसिल इंग्लैंड में, राइट। सो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रीकर्सर है फेडरल कोर्ट, वो ऑल पावरफुल कोर्ट नहीं थी, वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी नहीं थी। वो जो डिसीजन देती, वो इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट थी वो उस समय की, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो डिसीजन देती थी उसके अगेंस्ट अपील किया जा सकता था इंग्लैंड में प्राइवी काउंसिल के आगे, ठीक है। जब हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी तो फेडरल कोर्ट की तो सारी की सारी पावर उसको दे ही दी गई। फाइनली ये प्राइवी काउंसिल वाली पावर हटा दी गई, तो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी हमारी सुप्रीम कोर्ट ही बन गई, ठीक है। It replaced the British Privy Council as the highest court of appeal. Supreme Court is primarily a court of appeal and hears appeal against the judgment of the lower court. Actually में ये मेन काम है सुप्रीम कोर्ट का। इट्स अ कोर्ट ऑफ अपील। जो पुराने वाली है ना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रेट ज्यूरिसडिक्शन, वो तो है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, बट मेन काम ये है जो नीचे वाली कोर्ट्स जजमेंट दे रही हैं उनके अगेंस्ट अपील सुनना। प्राइमरली स्पीकिंग मोर और लेस इस बात पर फोकस रहता है। 4 प्रकार की अपील सुनती हैं वो। अपील्स इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, हाई कोर्ट ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर डिसीजन किया, उसके अगेंस्ट अपील कर दीजिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाके। सिविल मैटर्स, सिविल मैटर चल रहा था हाई कोर्ट कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में आया, ऊपर चढ़ते चढ़ते लास्ट में फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। अपील्स इन दी क्रिमिनल मैटर्स, अगेन अगर सिविल का है तो भाई क्रिमिनल का कैसे रोक दोगे। अरेस्ट, अपील्स बाय द स्पेशल लीव। स्पेशल लीव का मतलब अपील बाय द स्पेशल परमिशन। सुप्रीम कोर्ट का मन करेगा किसी केस को लेने का, सुप्रीम कोर्ट ले लेगी। मोर और लेस उसको कहने का ये मतलब है, अगर सीधा कॉन्सेप्ट पे बात करें तो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पे। In constitutional cases, an appeal can be made to the Supreme Court against the judgment of a High Court if the High Court certifies that the case involves a substantial question of law that requires the interpretation of the Constitution. High Court के पास एक केस आया हुआ है, उसमें हाई कोर्ट ने खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया
कि इस केस को आप अगर जरूरत पड़े, अगर आप चाहें, क्योंकि बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इसे सुप्रीम कोर्ट से करवा सकते हैं। वो सर्टिफिकेट लेके आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट उस केस को लेके जो डिसीजन देगा वो फाइनल होगा, उसको नहीं बदला जा सकता है। देयर इज वन वे टू चेंज इट, बट हम उसके ऊपर अभी नहीं आए हैं, ठीक है, मतलब कि उनका फाइनल डिसीजन है। सेकंड, सिविल मैटर्स। इन द सिविल केसेस एन अपील लाइज टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज that the case involves a substantial question of law of general importance, the question needs to be decided by the Supreme Court. ऑटोमेटिकली नहीं, हर सिविल केस को सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं लिया जा सकता। आप ऐसा मत सोचिए कि आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, आप हार गए, आप हाई कोर्ट के पास गए, आप वहां पर हार गए, तो आपको लगेगा कि अब जाके मैं सुप्रीम कोर्ट पे कर दूं क्या इसको, चलेगा नहीं। हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा इस चीज को कि जो आपका केस है, इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ of general importance or this question actually needs to be decided by the Supreme Court। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हाई कोर्ट फाइनल है। अगर ये दोनों सर्टिफिकेट में से, अगर इनमें से एक सर्टिफिकेट नहीं मिला आपको, तो आपका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। हर केस सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की हम पावर्स क्यों पढ़ रहे हैं? देयर आर ओनली सर्टेन केसेस विच कैन गो टू दी सुप्रीम कोर्ट। आप हमारे देश में इस समय 4 करोड़ के करीब पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। 4 करोड़ के करीब जो पेंडिंग केसेस है, उसमें से सुप्रीम कोर्ट के पास 70 से 80 हजार के पास 70 से 80 हजार केसेस हैं। 70 से 80 हजार सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी केस का डिसीजन होगा उसकी अपील होते होते सीधे सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट लास्ट में फाइनली जाएंगे। सिविल केसेस जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास तभी जा सकते हैं जब जो नीचे वाली जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इस बात को जस्टिफाई करे, इस बात को सर्टिफिकेशन दे कि केस जो है हाई कोर्ट के पास, इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, या इस क्वेश्चन को एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे। और सिमिलरली क्रिमिनल मैटर्स में भी होता है। क्रिमिनल मैटर्स में लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है, दो इट डज इंक्लूड ए न्यूएंस, बट यूपीएससी विल नॉट एवर आस्क यू, तो इसको बस इंटरेस्ट के लिए सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील अगेंस्ट द जजमेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑफ अ हाई कोर्ट इफ, ठीक है। तो क्रिमिनल केसेस सारे सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं, वो तभी जाते हैं अगर हाई कोर्ट हैज ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू दैट। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को एक्विट कर दिया था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक्विट कर दिया, बोले कि आपने अपराध नहीं किया है। तो जो दूसरे लोग थे उन्होंने बेसिकली हाई कोर्ट में अपील डाल दी, और हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को उल्टा कर दिया और मौत की सजा सुना दी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक्विट किया इस आदमी को और हाई कोर्ट ने उसको मौत की सजा सुना दी। ऐसी सिचुएशन में ये सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा केस। पहली हो गया। दूसरा, हैज टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट एंड कन्विक्टेड द अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। हाई कोर्ट ने बिना फाइनल डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी केस को ले लिया और उसके बाद उसको मौत की सजा सुना दी, ठीक है। दोनों सिचुएशन में पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज ने एक्विट कर दिया था, तब मौत की सजा सुनाई है। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन ही नहीं दिया था और फिर मौत की सजा सुना दी। इन दोनों केसेस में ये क्रिमिनल केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास अपील किया जा सकता है। थर्ड, सर्टिफाइज दैट केस इज अ फिट वन फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, या फिर खुद हाई कोर्ट ही सर्टिफिकेशन दे दे कि यू कैन एक्चुअली अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इफ यू वांट। ये 3 सिचुएशन है जिसमें क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, वरना नहीं। इन द फर्स्ट 2 केसेस एन अपील लाइज टू सुप्रीम कोर्ट एज ए मैटर ऑफ राइट। तो ये पहले दोनों केसेस है ना, इसमें तो देख सुप्रीम कोर्ट के पास ऑटोमेटिकली जाया जा सकता है। यानी मौत की सजा अगर मिली है तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हैं। अब यहां पर ट्रिक क्या है, देखो एक छोटी सी ट्रिक है। सपोज कीजिए जब पहले डिस्ट्रिक्ट जो लोअर कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन्होंने मौत की सजा सुनाई, ओके, उन्होंने मौत की ही सजा सुनाई है, एंड देन हाई कोर्ट के पास गया। अब हाई कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा नहीं सुनाई है, बस उसी को अग्री किया है। They just agreed to it. They did not reverse the order. Now, this person cannot go to Supreme Court until and unless ये third situation पूरी ना हो। Until and unless basically हाई कोर्ट सर्टिफिकेशन ना दे। पहले दोनों केसेस में जब हाई कोर्ट ने कोई ऐसा था जो या तो मौत कोई ऑर्डर था नहीं या एक्विट हुआ पड़ा था, तब ये बाय राइट, ये राइट मिल गया उसको, खुद ही जाएगा, चाहे किसी के पास सर्टिफिकेट ना हो। बियॉन्ड दैट, उसके अलावा बेसिकली कोई भी केस, डेथ जरूरी नहीं है उसे मौत की सजा, किसी भी प्रकार का केस हो, अगर हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेशन दे दी तो आप जा सकते हैं। बट इफ द हाई कोर्ट हैज रिवर्स द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एंड हैज ऑर्डर्ड द एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड, देयर इज नो राइट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ये देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको रिवर्स करके एक्विट कर दिया, छोड़ दिया कि आप बाइज्जत बरी किए जाते हैं। नाउ द अपील, अब उसको अपील नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के पास।
ठीक है, द हाई कोर्ट हैज रिवर्स। बस इस पॉइंट को, इस वाले केस के अंदर कोई प्रीलिम्स का क्वेश्चन न्यूएंस है, बट नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। सो क्वेश्चन हियर इज दैट कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास फाइनल अपील की पावर है, ठीक है, एपेलेट पावर होती है हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास। उस एपेलेट पावर को अलग अलग प्रकार से लिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, तो कोई महत्वपूर्ण संविधान से संबंधित ऐसा कोई सवाल उठता है तो हाई कोर्ट सर्टिफिकेशन दे देती है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर लो। दूसरा, सिविल मैटर्स में, सिविल मैटर्स में भी क्वेश्चन है, हाई कोर्ट को सर्टिफिकेशन देना पड़ता है कि जो हमारे सामने केस है इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, या फिर बेसिकली इट शैल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तब जाके वो सिविल केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। क्रिमिनल केसेस में स्पेसिफिक सिचुएशन है। एक लोअर कोर्ट थी, उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया किसी को, और ये केस जब हाई कोर्ट के पास गया तो उन्होंने मौत की सजा सुना दी। एक लोअर कोर्ट ने भी डिसीजन नहीं दिया है, हाई कोर्ट ने वो केस ले लिया और उस आदमी को मौत की सजा सुना दी। इन दोनों सिचुएशन में अब उस आदमी को अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का, मैटर ऑफ राइट, चाहे हाई कोर्ट मना करे या ना करे। एंड द थर्ड सिचुएशन, कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया तो बेसिकली उसको सुप्रीम कोर्ट के पास लिया जा सकता है। तीन सिचुएशन। इसमें बस ये जानने योग्य है कि लोअर कोर्ट ने किसी को मौत की सजा सुनाई थी लेकिन हाई कोर्ट ने उसको रिवर्स करके एक्विट कर दिया, तो ऐसे में अपील नहीं मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के पास। हाई कोर्ट हैज रिवर्स द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन, हैज ऑर्डर्ड द एक्विटल ऑफ द अक्यूज, देयर इज नो राइट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, अगर सर्टिफिकेशन दे देंगे तो हो जाएगा। एंड अपील बाय स्पेशल लीव, ये स्पेशल लीव वाला तो सिंपल फंडा है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, उनका मन करे तो वो कोई भी कोर्ट, कोई भी इशू, कोई भी जजमेंट अपने आप ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज ऑथोराइज्ड टू ग्रांट्स इन इट्स डिस्क्रिशन स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द कंट्री, ठीक है। दिस प्रोविजन कंटेन्स द फोर एस्पेक्ट, ठीक है। तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट को किसी दिन मन लगे, कुछ लगे, किसी ने बताया नहीं सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही देख लिया कि भाई ये काम मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, आई वॉन्ट टू डू इट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इस बात की शक्ति है, ठीक है। मिलिट्री और ट्राइब्यूनल जो कोर्ट्स हैं उसके बारे में बताता हूं, फॉर नाउ आप ध्यान रखें, उस जरूरत नहीं, छोड़िए। इसमें यह कि डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, तो इसको एज ए अधिकार क्लेम नहीं किया जाता है, चॉइस है सुप्रीम कोर्ट की, मन किया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट वेदर फाइनल और इंटरलोक्यूटरी, किसी भी जजमेंट में हो गई है तब भी सुप्रीम कोर्ट उठा सकती है, नहीं अभी चल रहा है काम तब भी केस चल रहा है तब भी उठा सकती है, श्रद्धा है। इट मे बी रिलेटेड टू एनी मैटर, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स, लेबर, रेवेन्यू, एडवोकेट, पूरे देश की कोर्ट में कुछ भी चल रहा हो उसको सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, अपील बाय द स्पेशल लीव, अपनी डिस्क्रिशन से, चॉइस से, कोई राइट वाइट नहीं है, मना कर दिया, ऐसा कुछ अगेंस्ट इसके नहीं कहा जा सकता है। इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, नॉट नेसेसरली अगेंस्ट है हाई कोर्ट, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट, छोड़ दिए, ठीक है। सवाल ये है, ये जो प्रोविजन है क्योंकि काफी वाइड है, कोई भी कोर्ट हो, कुछ भी कर रही हो, सब ले लेंगे। इट वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट विद द प्लीनरी जुरिसडिक्शन टू हियर अपील्स, इस एक्सेस है, इतनी ज्यादा वाइड पावर है कि इस पे खुद सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, इसको कम यूज किया कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कभी नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है उसको खुद ही और घेर लेता है, वो हाँ मेरी है, इसको हाथ मत टच करना। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि कहा है कि इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में ही यूज किया जाए, बिकॉज इट इज एक्चुअली ट्रिमेंडसली अमेजिंग, ठीक है। चलिए छोटी सी बात, नाउ दिस इज अमेजिंग, इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है छोटा सा, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का क्या मतलब होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जब प्रेसिडेंट को, हमारे देश के राष्ट्रपति को कोई कानूनी सलाह की जरूरत पड़ती है तो वो किसी एडवोकेट से कांटेक्ट नहीं करते, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट को फोन करते हैं, बोलिए इसके बारे में बताइए क्या होता है। आर्टिकल नंबर 143 ऑथोराइजेज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2 कैटेगरीज। छोटा सा प्रीलिम्स का क्वेश्चन, ध्यान से सुनो मेरी बात। प्रेसिडेंट को अधिकार है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस या ओपिनियन लेने का 2 मैटर्स में। पहला, एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, कोई भी किसी भी चीज पे पब्लिक इंपॉर्टेंस का, अगेन एम्बिगुअस है, ऐसा कोई स्पेसिफिकली बात नहीं, क्या पता है वो मतलब प्रेसिडेंट ने डिसीजन लेना है उसका कि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है या नहीं है, ठीक है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। बट जब हम क्वेश्चन की नजर से देखें, सो एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, अगर उसके ऊपर एडवाइस चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्रकार से पूछा जा सकता है, एडवाइस ली जा सकती है। एंड ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, अग्रीमेंट, कोवेनेंट, एंगेजमेंट और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि संविधान से बने हुए पहले जो भी भारत ने किसी भी प्रकार की ट्रीटी की है, अग्रीमेंट किया है, कोई भी एंगेजमेंट कुछ भी हो, उसके बारे में जब जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं प्रेसिडेंट। बस इसमें कैच ये है, ये डिस्क्रिशन है, ये कंपल्सरी है, ये डिस्क्रिशन है, ये कंपल्सरी है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये दोनों एडवाइजरी हैं,
मतलब कि मैंडेटरी नहीं है, एडवाइस ले लेंगे प्रेसिडेंट, पर जरूरत नहीं है मानने की, ये बात है। इसी चीज को कहते हैं। फर्स्ट केस, सुप्रीम कोर्ट मे टेंडर और मे रिफ्यूज टू टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। मतलब कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का एक मेजर क्वेश्चन है लॉ का, और प्रेसिडेंट ने रेफर किया सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि नहीं बताना हमें, बताओ क्या करोगे। दे कैन एक्चुअली से इट, हम नहीं बताते, वी डोंट वांट टू टेल यू कि इस पे लीगल क्या करेंगे, आप करके देखो, अगर इलीगल करोगे तो हम पकड़ लेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कोई भी चीज, कोई इशू, क्वेश्चन खड़ा होता है तो यहां पे मैंडेटरी है। यहां पे सेकंड केस में सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। यहां पर सुप्रीम प्रेसिडेंट कहेगा भाई ये तो बताना पड़ेगा यार, 1950 से पहले का मुद्दा है, ये हमें मालूम ही नहीं इसमें क्या करना, ये तो अब कंपलसरी है। देन सुप्रीम कोर्ट जजेस विल सिट, फिर स्टडी करेंगे एंड देन दे विल गिव एन ओपिनियन। बस इसमें इसी बात की चीज को कहते हैं। हेंस, अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट वाली बात, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, द ओपिनियन इज एडवाइजरी नॉट अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। ठीक है, एडवाइजरी है, इवन तो ये मस्ट है। प्रेसिडेंट ने रेफरेंस दिया है, कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन अग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन था और उस पर प्रेसिडेंट ने उनको रेफरेंस दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जज बता दिया, एक अपना ओपिनियन बता दिया कि हमें तो ये लग रहा है ऐसे होगा लॉ। अगेन दिस इज स्टिल एडवाइजरी। प्रेसिडेंट का मन करेगा तो मानेंगे, प्रेसिडेंट का मन नहीं करेगा तो नहीं मानेंगे। बस हाँ, इसका ये मतलब है इट फैसिलिटेट्स द गवर्नमेंट टू हैव एन अथॉरिटेटिव लीगल ओपिनियन एज ए मैटर टू बी डिसाइड, क्योंकि ओपिनियन वही है जो सुप्रीम कोर्ट दे दे, उससे ऊपर तो कोई, एज फार एज द लॉ इज कंसर्न, उससे ऊपर कोई ओपिनियन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये वाली बात, बस इतना ही ध्यान रखना है। बस ये मजेदार बात मुझे यही अच्छी लगती है इसके अंदर कि कोई भी क्वेश्चन है सुप्रीम, मैं कभी कभी इमेजिन करता हूँ इसी बात को कि देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच इज अ रीजन और विच इज लाइकली टू राइज, अभी ना भी हुआ हो तो भी एक्चुअली में दे ही सकते हैं। एंड प्रेसिडेंट ने फोन करा चीफ जस्टिस को, सर ये बताइए, एंड चीफ जस्टिस भी लाइक भाई नहीं बताता मैं तो, क्यों, छुट्टी चल रही है आजकल, डिस्क्रिशन है। ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। और इसके बाद एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है सरलता से कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है उनको प्रिजर्व किया जाता है एज ए रिकॉर्ड, वो खुद में लॉ होती है। इसका कहने का ये मतलब है, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, द सुप्रीम कोर्ट हैज टू पावर्स। ठीक है, सबसे पहले द जजमेंट, प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी। भाई अब तो सोच ही सकते हैं 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन दिया था, आज वो लॉ है इंडिया के अंदर, आज तक वो परपेचुअल रहेगा, हमेशा रहेगा, अनटिल अनलेस खुद सुप्रीम कोर्ट उसको ना बदल दे। सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि ऐसे इनके जजमेंट, प्रोसीडिंग्स और एक्ट ये जो भी कहते हैं वो परमानेंट लॉ बन जाता है। जैसे इसके अपोजिट में, इसके रिलेटिव में अंडरस्टैंड कीजिए कि जो कोर्ट ऑफ ट्रैफिक चलान्स वाली जो कोर्ट होती हैं वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होती, उसमें आप पर्सनली खुद भी बेसिकली प्रेजेंट हो सकते हैं अपना केस करने के लिए, फिर आप कुछ का जो भी चालान वालान होता है उसको भर दे, दैट इज नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। अगेन रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं पर परपेचुइटी के लिए नहीं है जरूरी, वो उनको कहीं पे आगे प्रेसिडेंट्स की तरह शो नहीं कर सकते। वेयर सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीडिंग्स और जो एक्ट्स और जो जजमेंट्स होती है दे आर लॉ, वो पूरे देश में हर जगह पर लॉ की तरह यूज किए जाएंगे लास्ट में। दीज रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू and cannot be questioned when produced before any court. They are recognized as legal precedents and legal references. इनको यूज करके आप कहीं पर किसी भी कोर्ट में आप यूज कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सपोज करो किसी केस में किसी को बेल दे दी, कुछ कह के कि इस केस में इसको ऐसे बेल दी गई है, अब पूरे के पूरे देश में जब भी वो केस होगा तो उसी बेसिस पर सबको बेल मिलेगी। ये होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का काम। दूसरा, इसके सुप्रीम कोर्ट के पास पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ठीक है, 6 महीने की इंप्रिजमेंट है या तो 2000 रुपए का चालान भर दे, मतलब फाइन लगा देते हैं। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दे हैव द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट नॉट ओनली ऑफ इटसेल्फ बट ऑफ हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट ट्राइब्यूनल फंक्शनिंग। मैंने क्या बताया आपको, सुप्रीम कोर्ट को पावर एक्स्ट्रा ले लेती है। तो पहले इनके पास संविधान ने इनको पहले ही पावर ऑफ कंटेम्प्ट दे रखे सुप्रीम कोर्ट को कि आपके बारे में अगर कोई गलत बात करे तो पनिश देम विद अ सिंपल इंप्रिजनमेंट ऑफ 6 months और विद फाइन ऑफ 2000 रुपीज और विद बोथ। आपके पास पावर है। 1991 में सुप्रीम कोर्ट अचानक से बोलती है कि होल्ड ऑन फॉर अ सेक, हमारे को तो अलग बात है लेकिन हाई कोर्ट का भी कोई कंटेम्प्ट करेगा तो उसकी भी हम पनिशमेंट देंगे, और सबऑर्डिनेट का करेगा तब ट्राइब किसी का भी कोई भी कोर्ट हो अगर किसी ने उसके साथ बदतमीजी की तो विल, तो पावर सुप्रीम कोर्ट कभी छोड़ती नहीं, दे टेक इट। दूसरा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया सिविल, एक हो गया क्रिमिनल। ठीक है, देखिए सिविल कंटेम्प्ट का मतलब है कि कोर्ट की कोई जजमेंट था, ऑर्डर था, रिट था, उसका बेसिकली विलफुल डिसोबीडियंस। भाई कोर्ट ने हीबस कॉर्पस की एक रिट इशू की कि बंदे को मेरे सामने प्रेजेंट करो,
और जो पुलिस वाला था वो बंदे को नहीं प्रेजेंट किया, तो इसको कहेंगे सिविल कंटेम्प्ट। आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, कोर्ट का अनादर कर रहे हैं, ठीक है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब होता है व्हेन यू स्कैंडलाइजेस और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट, प्रिजुडिसेस और इंटरफेयर्स विद ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, इंटरफेयर और ऑब्स्ट्रक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगेन ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज करेंगे सोशल मीडिया पे, तो क्या आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट का कोर्स किया जा सकता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट का नहीं किया जा सकता है। तो इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, परंतु फॉर नाउ टू इंश्योर कि जुडिशरी के पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो और पावर हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर दी गई है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर के अंदर सिविल और क्रिमिनल है। क्रिमिनल में होता है कि जब कोई सिलेंडर करे, कोई उनके जो चीफ जस्टिस हैं या जस्टिस उनके बारे में अफवाहें फैलाएं, उनको गलत तरीके से क्रिटिसाइज करें, ऐसे में जब उनकी अथॉरिटी कोर्ट की कम हो रही है तो उनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट के कोर्सेज चार्जेस लगाए जा सकते हैं। इन जनरल कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, कोई जजमेंट दी है और कोई उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहा है, तो सिविल कंटेम्प्ट उनके ऊपर लगाया जा सकता है। ये बात है कि इनोसेंट पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट, इसके ऊपर जनरली कंटेम्प्ट नहीं किया जाएगा, छोटी बात है। चलिए लास्ट में पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के अंदर हम लेक्चर नंबर 34 इज टोटली सोलली डेडिकेटेड टू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो यहां पे हम सिर्फ समझते हैं इसका मीनिंग। जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह होता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के सारे एक्शंस को जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगा तो जुडिशरी रिव्यू करेगी कि ये जो आप लॉ बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिस इज नोन एज द जुडिशियल रिव्यू पावर। अभी ये एग्जिस्ट नहीं करती कहीं पे, ठीक है। ये संविधान में मतलब स्पेसिफिकली, जैसे इसका जो ओरिजिनल जेनेसिस है वो अराउंड 1803 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने किया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बहुत ही बड़े समझदार एक जस्टिस हुए करते थे जिनका नाम है जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल का एक यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, उसमें जो जज थे जॉन मार्शल, उन्होंने 1803 में इस बात को जुडिशियल रिव्यू का जो ये प्रिंसिपल है इसको कोडिफाई कर दिया था, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया था। तो उन्होंने बेसिकली जो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कोई एक्शंस ले रहा है उनको बेसिकली जुडिशियली रिव्यू कर सकती है। इस जुडिशियल रिव्यू प्रिंसिपल को 1803 के केस के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब कि इससे पहले 1803 से पहले अगर हम देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज नॉट अ लॉ बट इट इज जस्ट अ मैटर, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट सम